जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। आई होप सो दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी को पता है दोस्तों 20 जुलाई से आप सभी के किसके फॉर्म निकलने वाले हैं, एसएससी सीपीओ के। ठीक है, तो सीपीओ में दोस्तों एसआई इन दिल्ली पुलिस अगर आप सभी को क्लियर करना है, या दोस्तों एसआई इन सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में वैकेंसी जैसे ही दोस्तों आएंगी, तो उसके लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो पहले से ही दोस्तों आप सभी प्रीवियस ईयर पेपर जो है ना, उन्हें दोस्तों क्या अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लेंगे, तो आप सभी की जो तैयारी करेंगे ना, तो उसमें दोस्तों आप सभी को बूस्टअप मिलेगा। यानी कि आप सभी को पता चल जाएगा कि कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वही दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी की सेकंड दोस्तों सेशन होने वाला है। इससे पहले एक सेशन हो चुका है, बट दोस्तों वो थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं करा पाए थे। ठीक है, बट आप सभी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। इससे पहले के 25 क्वेश्चन मैंने आप सभी को पहले करा दिए हैं। तो आज दोस्तों हम लेने वाले हैं जीके को, एसएससी सीपीओ की प्रीवियस ईयर जीके दोस्तों हम करने वाले हैं स्टार्ट। ठीक है, तो इससे पहले के दोस्तों 50 से आपके क्वेश्चन एग्जाम में स्टार्ट होते हैं। किसके? जीके के। तो जीके के 50 से 100 क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों 50 से 100 तक की सीरीज़ के क्वेश्चन आपके जीके के होते हैं। यानी कि 50 क्वेश्चन आप सभी के जीके के दोस्तों आते हैं, किसमें? एसएससी सीपीओ में। तो जीके दोस्तों एक मेन रोल प्ले करने वाला है। आप सभी को पता है दोस्तों, अगर किसी के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन क्योंकि ज़्यादा हैं, तो इसमें दोस्तों आप सभी को मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उन्हीं 50 क्वेश्चन को दोस्तों आज हम देखने वाले हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन मैं आप सभी को ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ। तो 25 क्वेश्चन आज मैं दोस्तों कराने वाला हूँ आप सभी को अच्छे तरीके से। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और जो भी बच्चे नए विजिट कर रहे हैं चैनल पर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाली क्लासेस की अपडेट भी टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए गाइस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी का जो 75 नंबर का है, प्रांतों में दोस्तों डायरकी के उन्मूलन की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, या सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो डायरकी दोस्तों आप सभी को पता है क्या होता है? द्वैध शासन। यानी कि प्रांतों में दोस्तों द्वैध शासन का उन्मूलन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो आप सभी को पता है दोस्तों, एक्ट आप सभी के चार्टर एक्ट जो जारी किए गए थे 1973 से, सॉरी 1973 नहीं होगा, 1873 से बच्चों आपके चार्टर एक्ट स्टार्ट हुए थे। या दोस्तों आप सभी बोल सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, या चार्टर एक्ट आप सभी इनको बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो 1919 वाला दोस्तों जो चार्टर एक्ट है ना, कौन से नंबर का? 1919 वाला। गाइस इसके साथ क्या हुआ था? इसके साथ ही दोस्तों प्रांतों में, कहाँ पर बच्चों? प्रांतों में द्वैध शासन लागू हो गया था, यानी कि डायरकी लागू हो गया था। अब डायरकी यदि दोस्तों प्रांतों में 1919 में लागू हो रहा है, तो इसका उन्मूलन कब किया जाएगा दोस्तों? 1935 वाले अधिनियम के द्वारा। ठीक है, क्योंकि इसके 1919 के बाद 1935 वाला अधिनियम आया था। तो 1935 वाले दोस्तों भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसी में दोस्तों प्रांतों से द्वैध शासन को हटा दिया गया था, और केंद्र में, कहाँ पर बच्चों? केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया था। प्रांतों से तो दोस्तों हटा दिया गया था, और केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया था। आई होप सो दोस्तों आप सभी को समझ में आ चुका होगा। यदि दोस्तों मैं बात करना चाहूँ 1919 वाले एक्ट को दोस्तों क्या कहा जाता है? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। चेम्सफोर्ड दोस्तों उस टाइम के वायसराय थे 1919 में। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि जब दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस टाइम पर दोस्तों भारत के वायसराय कौन थे? तो चेम्सफोर्ड। यानी कि 1 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ऐसे भी दोस्तों क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको दोस्तों रिलेट करके सभी को याद करने की कोशिश करनी है। जैसे मैं बात करूँ दोस्तों 1919 वाला एक्ट जो है, 1909 वाला, 1919 से पहले 1909 वाला था दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मोर्ले मिंटो एक्ट आप सभी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, उस टाइम पर दोस्तों मिंटो जो सेकंड है ना, ये कौन थे बच्चों? वायसराय थे। कौन? मिंटो सेकंड। इससे पहले मिंटो फर्स्ट भी हो चुके हैं, बट मिंटो सेकंड बच्चों वायसराय थे 1909 के टाइम पीरियड पर। आप सभी को ये याद करने होंगे, तभी दोस्तों आप सभी बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये दोस्तों किनके द्वारा लिखी गई थी? यानी कि ये जो दोस्तों स्लोगन है ना, या ये जो वाक्य है बच्चों, ये किनके द्वारा लिखा गया था, ये पूछा जा रहा है। तो झांसी की रानी के बारे में दोस्तों आप सभी जानते भी होंगे। जब दोस्तों 1857 की क्रांति की बागडोर झांसी से किन्होंने संभाली थी? तो आप सभी को याद होना चाहिए दोस्तों, झांसी की रानी नहीं। ठीक है, झांसी की रानी नहीं बच्चों, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था प्रथम, तो उसमें दोस्तों झांसी से नेतृत्व किसने किया था बच्चों? झांसी की रानी ने। ठीक है, अभी इस वाक्य की बात करें तो इस वाक्य का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। क्लियर बच्चों? सुभद्रा कुमारी चौहान कौन है बच्चों? सुभद्रा कुमारी चौहान है जिन्होंने ये वाक्य कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 77, थोड़ा सा चलिए भाई। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्किट में धारा उपस्थित का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी कि दोस्तों सर्किट में धारा
प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, इसका पता लगाने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, ये आप सभी को बताना है। तो आप सभी दोस्तों अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड है आपके अंदर तो आप इजीली पता लगा सकते हो, ठीक है, कि धारा दोस्तों किसके द्वारा मेज़र की जा सकती है, धारा मापी के द्वारा। सिंपल सी बात है, इन्होंने तो पहले ही मेंशन कर रखा है कि धारा मापी दोस्तों क्या सर्किट में धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों बैरोमीटर से क्या मेज़र कर सकते हैं आप। बैरोमीटर दोस्तों प्रेशर मेज़र करता है, ठीक है, क्या दोस्तों, प्रेशर मेज़र करता है बैरोमीटर। कुछ क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछता हूँ, मुझे बताना दोस्तों। बैरोमीटर का मैंने आप सभी को बता दिया, ठीक है। बैरोमीटर का एक होता है दोस्तों एनीमोमीटर। क्या, एनीमोमीटर, ये क्या मेज़र करता है बच्चों, एनीमोमीटर क्या मेज़र करता है। प्लस में यदि मैं लिख दूँ फेदोमीटर, तो फेदोमीटर बच्चों क्या मेज़र करता है। चलिए ये दो ही काफ़ी है आज के लिए, ठीक है। तो यदि बैरोमीटर आप सभी को पता है प्रेशर मेज़र करेगा, ठीक है। एनीमोमीटर की बात करूँ बच्चों, विंड स्पीड मेज़र करता है, यानी कि हवा की गति। विंड स्पीड दोस्तों कौन मेज़र करता है, एनीमोमीटर। फेदोमीटर की बात करूँ तो बच्चों क्या, समुद्र की गहराई, ठीक है, डेप्थ ऑफ सी वाटर दोस्तों मेज़र करता है, यानी कि डेप्थ ऑफ सी यानी समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए फेदोमीटर का यूज़ किया जाता है। क्लियर। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, चलो ये तो मैंने ही बता दिया, प्लानीमीटर का यूज़ किस में करते हैं बच्चों। क्या पूछा है मैंने, प्लानीमीटर। अब ये आप सभी को बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कर देना, आप सभी के लिए ओपन है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। तो सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सीरीज़ आप सभी की रेगुलर रहने वाली है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में दोस्तों बात हो रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSI में पहला विनियमन या विनिमय व्यापारिक सूचकांक व्युत्पन्न दोस्तों अनुबंध दे रखा है, एक्सचेंज ट्रेड्स इंडेक्स डेरिवेटिव या कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, द्वारा किस वर्ष में व्यापार किया गया था। यानी कि दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा विनियमन व्यापारिक सूचकांक व्युत्पन्न उपबंध जो है बच्चों किस वर्ष व्यापार द्वारा किया गया था, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में यदि मैं बताऊं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के बारे में दोस्तों आप सभी को पता है ट्रेड मार्केट में दोस्तों क्या, ये एक तरीके से बागडोर संभालता है ट्रेड मार्केटिंग या दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग की, ठीक है। ट्रेडिंग वगैरह जो होती है बच्चों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों इसमें सहायता करते हैं, ठीक है। चलिए ट्रस्टेड के रूप में आगे बात करते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बच्चों स्थापना हुई है 1875 में। कब हुई है, 1875 में। आप सभी को ये याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो इन्होंने लिख रखा है विनिमय व्यापारिक सूचकांक व्युत्पन्न उपबंध जो बच्चों किस वर्ष द्वारा व्यापार किया गया था, तो 2000 में, ठीक है। क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 2000 में स्टार्टिंग की गई थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 79। चलिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग तो बच्चों, ठीक है। क्या इनमें से कौन सा यौगिक नहीं है, ये आप सभी को पता लगाना है। सोडियम क्लोराइड NaCl यौगिक है, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड CO यौगिक है। लोहे की बात करें दोस्तों, लोहा क्या है, लोहा है एक सॉलिड, ठीक है। क्या है, सॉलिड। यदि बात करूँ इस फॉर्मूले के Fe2O3 भी आप सभी लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों Fe2O3 लोहे का ही अयस्क है, फेरिक ऑक्साइड जिसे बोला जाता है, ठीक है। चलिए पानी की बात करें तो आप सभी को पता है यौगिक है H2O, सिंपल सी बात है। तो यानी कि लोहा दोस्तों क्या है, सॉलिड है। तो इसका मतलब कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप सभी का, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3rd नंबर का आंसर एकदम सही हो जाएगा। आगे चलें भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 80। अब ये दोस्तों थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को ऐसे क्वेश्चन स्टैटिक जीके के रूप में याद करने होंगे, ठीक है। स्टैटिक जीके में दोस्तों आप सभी को सारे क्वेश्चन ये वाले मिल जाएंगे। धोती गामोसा के स्थानीय वस्त्र का प्रतीक है, यानी कि धोती और गामोसा दोस्तों कहाँ के स्थानों में प्रयोग किया जाता है, मेघालय में, उत्तर प्रदेश में, नागालैंड में या दोस्तों असम में। अब किसी को याद होगा दोस्तों ऐसे क्वेश्चन, हालांकि स्किप भी आप सभी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ही कम रेयर केस में बच्चे आंसर लगाते हैं। बट ये कंडीशन आपके लिए ही नहीं होगी, ये सभी के लिए होगी, क्योंकि अगर दोस्तों आप सभी ने ये क्वेश्चन पढ़ा है तो ये समझ लो कि मेजॉरिटी में आपके साथ के जितने भी बच्चे हैं उन्होंने भी पढ़ा ही होगा भाई, ठीक है। जिन्होंने मेहनत की उन्होंने भी पढ़ा ही होगा। ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहा है तो उनके सामने भी आया होगा, अगर दोस्तों आपके सामने ही नहीं आया है तो उनके सामने भी नहीं आया होगा, यानी कि मेजॉरिटी रही होगी कि काफ़ी बच्चों ने दोस्तों ये आंसर नहीं लगाया होगा, ठीक है। बट इसका राइट आंसर बच्चों क्या है, असम में। असम का स्थानीय वस्त्र है दोस्तों धोती गामोसा, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 81, इजी क्वेश्चन, ठीक है। मानव शरीर किस pH सीमा के भीतर काम करता है, यानी कि दोस्तों जो ह्यूमन का जो बॉडी है वो किस pH के अंडर दोस्तों काम करता है, ये आप सभी को बताना है, ठीक है। pH की दोस्तों सबसे नेचुरल वाली बात करूँ या न्यूट्रल दोस्तों की लिमिट क्या होती है, 7, ठीक है। 7 से नीचे क्या हो जाता है दोस्तों, अम्लीय। 7 से ऊपर क्या हो जाता है, क्षारीय। आप सभी को ये भी याद होना चाहिए भाई, ठीक है। 7 से नीचे तो हो जाएगा एसिडिक,
ठीक है, और इसके नीचे हो जाएगा बेसिक। क्लियर बच्चों, यानी कि क्षारीय और अम्लीय आप सभी बोल सकते हैं। और 7 को बोलेंगे आप सभी उदासीन विलयन, यानी कि दोस्तों जैसे बोला जाता है वाटर को, एग्जाम्पल के लिए आप सभी वाटर मान सकते हैं, क्या है दोस्तों, उदासीन विलयन है। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों ह्यूमन का जो शरीर है वो किस पीएच के अंडर काम करता है, ये पूछा जा रहा है। एंड क्वेश्चन नंबर 81 का बच्चों राइट आंसर क्या होना चाहिए, बताओ किसी को। दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए ह्यूमन के अंदर क्या है, ब्लड। अब ब्लड की पीएच वैल्यू जो होगी उसी की लिमिट को आप सभी इसके अंदर चेक कर लो। ब्लड की पीएच वैल्यू है बच्चों 7.4, यानी कि ब्लड का जो पीएच मान है 7.4। अब 7.4 दोस्तों किसके अंडर में आ रहा है, 7 से 7.8 के अंडर में। तो ये आप सभी को याद होना चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों बस आपको आंसर लगाना है, कैसे भी लगाओ। ठीक है, अगर आपने दोस्तों इसके इर्द गिर्द का भी पढ़ा है तो आप सभी इसका आंसर ईजिली लगा सकते हैं। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है तो आप सभी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करके आएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ दोस्तों, सोइल की फर्टिलिटी के लिए पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सोइल की उर्वरता के लिए, यानी कि दोस्तों उपजाऊ सोइल में दोस्तों पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि दोस्तों उर्वरता अधिक से अधिक हो। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी याद रखना 6.5 से 7.5। ठीक है, कितनी वैल्यू है बच्चों, 6.5 से 7.5 के लिए, अगर सोइल की दोस्तों उर्वरता अच्छी खासी, फर्टिलिटी अच्छी खासी होगी तो। आगे चलें, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 थोड़ा सा बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। ओह ज़्यादा बड़ा है भाई, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं बच्चों। जब तक नई संसद पूरे वर्ष के लिए बजट पारित नहीं करती तब तक सरकार को प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने की अनुमति कैसे प्राप्त होती है। अब दोस्तों पॉलिटी का ये बहुत ही डीप क्वेश्चन आप सभी से पूछा हुआ है। ठीक है, डीप नहीं, बहुत ही डीप है बच्चों। जब तक कोई दोस्तों नई संसद पूरे वर्ष के लिए बजट पारित नहीं करती है तब तक सरकार को प्रशासनिक खर्चों का पूरा करने की अनुमति कैसे प्राप्त होती है, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप सभी को अच्छे से पता चल जाए भाई। और क्वेश्चन नंबर 82 का बच्चों राइट आंसर क्या है, गणना के आधार पर या दोस्तों वोट अंक काउंट के आधार पर। ठीक है, वोट ऑन काउंट के आधार पर, वोट ऑन काउंट या दोस्तों गणना के आधार पर आप सभी क्या प्रशासनिक खर्चों का दोस्तों अनुमान लगाएंगे। क्लियर, आगे चलूँ भाई, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये दोस्तों क्वेश्चन किसका है, करंट अफेयर्स का। अब दोस्तों ये पेपर है आप सभी का 2019 वाला। तो 2019 के पेपर में दोस्तों जो करंट पूछी गई थी उस टाइम पीरियड के अध्यक्ष की बात हो रही है। तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, वीपी मंडल। ठीक है, उस टाइम पीरियड पर बच्चों अध्यक्ष कौन रहे होंगे, वीपी मंडल। ज्योतिबा फुले के बारे में दोस्तों आपको कुछ पता है तो बताओ, कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ज्योतिबा फुले के बारे में यदि मैं बात करूं दोस्तों, ज्योतिबा फुले ने क्या किया है, सत्यशोधक समाज की स्थापना की है। ठीक है, कौन सा समाज बच्चों, सत्यशोधक समाज। इसकी स्थापना किसने की है, ज्योतिबा फुले जी ने की है। ठीक है, आगे सर बी आर अम्बेडकर के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं भाई। संविधान के निर्माता बोल लो या विधि के दोस्तों प्रथम मंत्री बोल लो या कानून मंत्री बोल लो दोस्तों, कौन है, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, इनकी कुछ फेमस बुक के बारे में दोस्तों यदि मैं बात करूँ तो कौन कौन सी है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, कौन सी है बच्चों, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जातियों का अंत। जातियों का अंत बच्चों पुस्तक किन की है, सर बी आर अम्बेडकर की, जातियों का अंत। ठीक है, आगे बात करूँ दोस्तों, एक और फेमस बुक है मूक नायक। ये बच्चों किन की है, ये भी बी आर अम्बेडकर की ही है, आप सभी को याद होना चाहिए। और सर बी आर अम्बेडकर ने दोस्तों क्या किया है, ये दोस्तों 1930 भी, 31 भी और 32 भी, यानी कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में बच्चों इन्होंने भाग लिया था। किन्होंने, सर बी आर अम्बेडकर ने। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 84, कौन सी संस्था मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा हुआ है और हर एग्जाम में पूछा जाता है मोस्टली दोस्तों। अगर इजी क्वेश्चन का लेवल होगा ना तो ये क्वेश्चन आप सभी को करंट अफेयर्स में देखने को मिल जाएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है बच्चों कौन जारी करता है। तो WTO, ILO या दोस्तों विश्व बैंक या UNDP, बताओ गाइस। तो UNDP इसका सही जवाब होगा। ठीक है, UNDP बच्चों क्या जारी करता है, मानव विकास सूचकांक या मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, विश्व बैंक का दोस्तों आप सभी को पता ही है। मैं बात करता हूँ दोस्तों WTO के बारे में। चलिए WTO दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अगर किसी को याद हो तो जेनेवा में। कहाँ पर है, जेनेवा में। और WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन है, अगर किसी को याद हो। WTO की पहली महिला महानिदेशक, वुमेन दोस्तों हेड कौन है, फर्स्ट वो भी। ठीक है, वुमेन महानिदेशक तो कौन थी दोस्तों, नागोजी ओंकाजा इवेला। नाम थोड़ा अजीब है बट मैं लिख देता हूँ, नागोजी। ठीक है,
ओंकाजा इवेला। और बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहा है दोस्तों, 2022 में करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये, WTO की प्रथम महिला महानिदेशक कौन है। ठीक है, आगे चलें भाई। चलिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, इनका मुख्यालय कहाँ पर है भाई, न्यूयॉर्क में ही है। विश्व बैंक की बात करो दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में ही है। UNO की बात करो, UNO का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में ही है। UNO की दोस्तों स्थापना कब हुई है भाई, 1945 में। ठीक है, UNO का दोस्तों UNO में चलो मेंबर कितने हैं, 193। नवीनतम मेंबर कौन सा है बच्चों, न्यू मेंबर कौन सा है UNO का, तो साउथ सूडान। क्लियर, कौन सा है बच्चों, साउथ सूडान। क्वेश्चन नंबर 85, द आर्टिकल होम ऑफ द वेदास पुस्तक के लेखक कौन हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग ये लगता है। द आर्कटिक है, सॉरी आर्टिकल नहीं है बच्चों, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, विपिन चंद्रपाल, मैक्स मुलर या बाल गंगाधर तिलक या दोस्तों अरविंद घोष। तो क्वेश्चन नंबर 85 का भाई आंसर दो, किसी को याद है तो दोस्तों द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों मैंने आप सभी को बताया है और ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे चलिए भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 86, कॉपर स्मिथ बॉर्बेट क्या है बच्चों। ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन आप सभी को लग रहा होगा, बट दोस्तों बायोलॉजी का क्वेश्चन है। कॉपर स्मिथ बॉर्बेट क्या है, तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, एक बर्ड है, एक पक्षी है। ठीक है, कॉपर स्मिथ बॉर्बेट क्या है बच्चों, एक बर्ड है, एक पक्षी की प्रजाति है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 87। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 को देख लेते हैं भाई, थोड़ा सा ये ज़्यादा बड़ा है, कोई बात नहीं, पढ़ के बता दूंगा, आप सभी याद रखना। और सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर ज़रूर करना, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और एक दोस्तों और है आप सभी से कि जितने भी बच्चे दोस्तों CPO की तैयारी करना चाहते हैं इस बार, ठीक है, CPO स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेकर 2023 में दोस्तों क्या अपने कंधों पर सितारे या वर्दी चाहते हैं, तो आप सभी ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्री ऑफ कॉस्ट में दोस्तों आप सभी को धमाकेदार क्लासेस मिलने वाली हैं। ये दोस्तों हमारी गारंटी है कि आपको कंटेंट जो मिलेगा वो बेहतरीन मिलने वाला है। ठीक है, अभी दोस्तों हम चाहते हैं कि आप सभी प्रीवियस ईयर देखें और अपने आप को दोस्तों इस काबिल बनाएं कि हाँ मुझे लगता है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाऊँगा, क्योंकि दोस्तों अंदाज़ा लग जाएगा आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने PM 2.5 नामक एक उपकरण का आविष्कार किया। जो PM 2.5, ठीक है, PM 2.5 नामक एक उपकरण का आविष्कार किया जो वाहनों में इस्तेमाल होने वाले साइलेंसर पाइप के पास लगाने से वायु प्रदूषण को नियंत्रण करेगा बच्चों। अगर बाइक में साइलेंसर के पास दोस्तों इसको लगाते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को, तो क्या दोस्तों वायु प्रदूषण को नियंत्रित करता है। PM 2.5 ये पूछा जा रहा है दोस्तों, इसका निर्माण या इसका आविष्कार किसने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 87 बहुत ही अच्छा है बच्चों, देवयान साहा ने दोस्तों, किन्होंने, देवयान साहा ने बच्चों इसका आविष्कार किया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88, प्रायद्वीपीय शब्द का अर्थ क्या है बच्चों। प्रायद्वीपीय दोस्तों वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज। प्रायद्वीपीय आप सभी को याद होना चाहिए दोस्तों, दो वर्ड हैं, एक तो प्रायद्वीपीय, एक है बच्चों द्वीपीय या द्वीप। ठीक है, कोई भी दोस्तों ऑब्जेक्ट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है दोस्तों, अगर इसके 3 हिस्से में पानी है, यानी कि यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी दोस्तों पानी है, यहाँ पर भी दोस्तों पानी है, और यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर क्या है, भूमि है, यानी कि यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर भूमि है, तो दोस्तों ये कहलाएगा प्रायद्वीप, यानी जिसके 3 हिस्सों में पानी हो या जिसके 3 हिस्से पानी से घिरे हों। एग्जाम्पल के लिए बात करूँ जैसे इंडिया दोस्तों क्या है, एक प्रायद्वीपीय है। क्यों, क्योंकि दोस्तों दक्षिण में भी पानी है और पूर्व में भी और ईस्ट में भी, बट दोस्तों जो नॉर्थ है वो हिमालय से घिरा हुआ है, यानी कि ज़मीन है, तो इसी वजह से दोस्तों क्या है, भारत प्रायद्वीप है। द्वीप की बात करो दोस्तों, जिसके चारों ओर पानी हो वो कहलाएगा द्वीप। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के लिए बात करूँ लक्षद्वीप, जिसके चारों ओर पानी है, अंडमान निकोबार द्वीप, जिसके चारों ओर पानी है। आई होप सो दोस्तों मैं अच्छे तरीके से समझा पाया हूँगा। जिसके 3 तरफ पानी हो उसे दोस्तों प्रायद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ज्योग्राफी का, रिवर सिस्टम से क्वेश्चन है। ठीक है, और इजी रहते हैं दोस्तों, बस एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, फिर आप दोस्तों इसे रिपीटेशन में और अपनी आदत में लाएंगे तो आप सभी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दोस्तों ज्योग्राफी में क्या मास्टर बन सकते हैं। कावेरी नदी बच्चों कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कावेरी को दोस्तों क्या बोला जाता है, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। दोस्तों 2 क्वेश्चन बहुत ही ये समझ लो जटिल हैं, जो दोस्तों फंसते ही हैं हर बार। ठीक है,
उनके बारे में यदि मैं आप सभी को समझाना चाहूँ, एक तो दोस्तों गोदावरी नदी, एक है आप सभी की कावेरी नदी। अब क्वेश्चन क्या फंसता है बच्चों, गोदावरी नदी को बोला जाता है दोस्तों दक्षिण की गंगा, दक्षिण यानी कि दोस्तों साउथ की गंगा बोला जाता है दक्षिण की गंगा। अब आप ये मत लगाना कि हाँ भाई दक्षिण भारत की गंगा आए और इसे लगा के आ जाओ गोदावरी को। दक्षिण की गंगा दोस्तों यानी कि साउथ की गंगा बोला जाता है, किसको? गोदावरी को। कावेरी को क्या बोला जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। माइनर डिफरेंस है, ठीक है, समझ के ऊपर है दोस्तों। गोदावरी को दक्षिण की गंगा और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है, और गोदावरी को दोस्तों ओल्ड गंगा भी बोला जाता है, या भारत की सबसे वृद्ध नदी भी बोला जाता है। क्लियर? आई होप सो क्लियर हो चुका होगा बच्चों। चले, गोदावरी निकलती है दोस्तों त्र्यंबकेश्वर से, ये भी आप सभी को याद रखना है, ठीक है। ब्रह्मगिरी से कावेरी निकलती है, अमरकंटक से नर्मदा निकलती है। क्लियर? महाबलेश्वरम से दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। क्लियर है ना बच्चों? आई होप सो दोस्तों बिल्कुल इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप सो समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 90, क्या है प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार आप सभी को पता है दोस्तों मिलता ही है, जो ओल्ड हो जाते हैं दोस्तों इंडस्ट्री में, तो उनको दोस्तों क्या मिलता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलता है। इसकी प्रारंभ दोस्तों कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो एक डेट है बच्चों 1969। इसमें दोस्तों काफ़ी सारी घटनाएं हुई हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत इसमें ही हुई है, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन भी बच्चों इसी में हुआ है। और दोस्तों काफ़ी सारी घटनाएं हुई हैं, ठीक है। क्या है? इसरो के राज में ऐसे ही कुछ है दोस्तों, काफ़ी सारी, मतलब ट्रिक के माध्यम से भी प्रॉपर मुझे याद नहीं आ रहा है। चांद पर 14 बकरे देखे, ऐसी कुछ है बच्चों, ठीक है। आगे चलें, चलिए प्रॉपर आपको बता दी जाएगी दोस्तों ट्रिक। चलिए क्वेश्चन कहाँ है भाई? शायद मुझे लग रहा है दोस्तों क्वेश्चन में आंसर नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। जानती है पहाड़ियाँ, खासी की पहाड़ी, गारो पहाड़ी, ये तीनों की तीनों दोस्तों कहाँ पर हैं? मेघालय में। कहाँ पर हैं? मेघालय में है। जानतिया, खासी, गारो। खासी की पहाड़ी पर दोस्तों मेघालय में कौन सा स्थान है? मानिसराम या मानिसराम, जिस पर दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, या विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है बच्चों, कौन सा? मानिसराम, ठीक है। ये कहाँ पर है बच्चों? ये भी मेघालय में और खासी की पहाड़ी पर है भाई। आगे चलें, चलिए। भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनासोर का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ डायनासोर बच्चों, किस शाखा में डायनासोर का अध्ययन किया जाता है? पुरा वनस्पतिक विज्ञान, ऊतक विज्ञान यानी कि टिश्यूज़ के बारे में, शिला विज्ञान, ये दोस्तों अलग हो गया माउंटेन के बारे में, गतिशील विश्राम तकनीक नहीं भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पुरा वनस्पतिक विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, जिसमें दोस्तों क्या डायनासोर का अध्ययन किया जाता है भाई। क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है दोस्तों? दीपा कर्मकार का नाम किस जिम्नास्टिक वोल्ट रूप से जुड़ा है? दीपा कर्मकार का नाम किस जिम्नास्टिक वोल्ट रूप से जुड़ा है, ये आप सभी को बताना है, जल्दी से बताओ गाइस। तो किससे जुड़ा है बच्चों? प्रोदुनोवा से जुड़ा है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि 4 आप सभी का सही होगा, प्रोदुनोवा से या प्रोदुनोवा से, ठीक है। किसका दोस्तों? दीपा कर्मकार का। 94 देख लेते हैं, तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? अब ये भी दोस्तों इजी क्वेश्चन है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बच्चों कब आयोजित की गई थी? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करूँ मैं दोस्तों, 3 हुई हैं अपने इतिहास में, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं। सबसे पहली हुई है 1930 में, फिर हुई है 31 में, फिर हुई है दोस्तों 32 में, ठीक है। मैंने अभी आप सभी को बताया था कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन हैं? सर BR अम्बेडकर, ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था भाई। तो थर्ड नंबर की कब हुई होगी? 1932 में, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, महात्मा गांधी ने कौन सी राउंड टेबल में भाग लिया था? तो 1931 वाली, सेकंड वाली में, सेकंड राउंड टेबल में दोस्तों महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू एंड दोस्तों एनी बेसेंट, तीनों ने ही बच्चों भाग लिया था सेकंड राउंड टेबल में, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, SSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वाला, कि एनी बेसेंट ने कौन सी राउंड टेबल में भाग लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, आगे बात कर लेते हैं 95 को देख लेते हैं, सॉरी फॉर दैट। चलिए 95 क्या है? निम्नलिखित में से किस हिमालयी पर्वतमाला में बेनिहाल दर्रा स्थित है? अब दोस्तों हिमालयी पर्वतमाला की बात हो रही है, बेनिहाल दर्रा की, ठीक है दोस्तों। जो पर्वतमालाओं की यदि दोस्तों श्रेणी में आप सभी को बताना चाहूँ तो एक ट्रिक याद रखना बच्चों, कलेजा और पी और ऐड कर देना बाद में, सॉरी, ठीक है।
अब इसके दोस्तों ट्रिक को कैसे करना है, कलेजा यानी कि KLZA, ठीक है, KLZA और P को अलग रखना है आप सभी को याद करने के लिए। के से हो जाएगा दोस्तों काराकोरम, काराकोरम, ठीक है। ल से हो जाएगा दोस्तों लद्दाख, और जय से हो जाएगा दोस्तों जास्कर, ठीक है, क्लियर है ना बच्चों। और ए से मुझे अभी प्रॉपर याद नहीं आ रहा है दोस्तों, कलेजा, ए भी है बच्चों, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और ए से मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा है, बट पी से आप सभी याद रखना, पीर पंजाल है, और पीर पंजाल में दोस्तों बैनिहाल दर्रा स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। पीर पंजाल में दोस्तों बैनिहाल दर्रा स्थित है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 96 क्या है बच्चों, किस अम्ल के कारण शुक्र ग्रह के वातावरण में घने सफ़ेद और पीले बादल बनते हैं, यानी कि दोस्तों वाइट और येलो क्लाउड बनते हैं कहाँ पर, शुक्र ग्रह में, किसके कारण या किस केमिकल के कारण, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण, ठीक है, H2SO4 के कारण, H2SO4 के कारण दोस्तों क्या शुक्र ग्रह पर उसके वायुमंडल में दोस्तों क्या बनते हैं, वाइट एंड येलो क्लाउड बनते हैं। अब एक दोस्तों क्वेश्चन और बताना चाहूँ, आप सभी को याद होना चाहिए दोस्तों एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन दोस्तों इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है एसिड रेन को, किसके कारण होती है दोस्तों, इसकी बात करूँ तो इसमें H2SO4 भी आता है और HNO3 भी आता है, नाइट्रिक अम्ल भी, ठीक है, HNO3, तो इन दोनों के कारण ही बच्चों अम्ल वर्षा भी होती है। H2SO4 और HNO3 नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण एसिड रेन होती है, और एसिड रेन को इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। ताजमहल का दोस्तों सफ़ेद से थोड़ा सा क्रीमी टाइप बनने का कारण बच्चों क्या है, या फीका पड़ने का कारण एसिड रेन ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बात कर लेते हैं 97, किस उपन्यास में भारत का राष्ट्रीय गीत प्रकाशित हुआ था। अब आप सभी को याद होना चाहिए बच्चों कि राष्ट्रीय गीत की बात कर रहे हैं दोस्तों, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बच्चों किन्होंने गाया था या किन्होंने लिखा था, इसके रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, शॉर्ट में लिखा है BCC, बंकिम चंद्र चटर्जी। अब बंकिम चंद्र चटर्जी का दोस्तों फेमस उपन्यास है कौन सा, आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ दोस्तों किनका है, बंकिम चंद्र चटर्जी का है, तो यानी कि दोस्तों आनंद मठ में ही प्रकाशित किया होगा, सिंपल सी बात है, राष्ट्रीय गीत। अब यदि एक क्वेश्चन और आता है, इसका तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, राष्ट्रीय गीत की बात कर ले और राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम की बात कर ले, या नेशनल दोस्तों स्लोगन की बात कर ले, या नेशनल दोस्तों मार्क की बात कर ले, चिन्ह की बात कर ले। नेशनल स्लोगन क्या है दोस्तों, सत्यमेव जयते, ठीक है। नेशनल मार्क क्या है बच्चों, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ। एंड नेशनल एंथम आप सभी को पता ही होना चाहिए, जनगण मन, जो किन्होंने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन चारों के चारों को ही बच्चों कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताया बच्चों मैंने, 24 जनवरी 1950 को दोस्तों राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय स्लोगन बच्चों और राष्ट्रीय चिन्ह अपनाए गए थे चारों के चारों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 बच्चों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों में स्थापना और प्रकाशन का अधिकार देता है। अब दोस्तों अल्पसंख्यक को शिक्षण की बात हो रही है और वो भी मौलिक अधिकार में, ठीक है। तो बच्चों 17 कौन से संबंधित है, अब मैं आप सभी को थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। शिक्षक संस्थानों से बच्चों कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 30, क्योंकि 29 और 30 बच्चों किससे संबंधित है, शिक्षा और संस्कृति। अब 29 नहीं है तो 30 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब 25 से 28 बच्चों कौन से हैं, धार्मिक वाले हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार। 32 आर्टिकल दोस्तों किससे संबंधित है, ये है आप सभी का मौलिक अधिकार का दोस्तों उपचार है, संवैधानिक उपचार, ठीक है। आर्टिकल नंबर 32 है, जिसे दोस्तों संविधान की आत्मा कहा है किन्होंने, सर बी आर अम्बेडकर ने, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर ने कहा है बच्चों, ठीक है। चलिए आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी से संबंधित आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 99, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देख लेते हैं भाई क्या है बच्चों, निम्नलिखित में से किसने प्लेटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किया और तत्वों के समान त्रिकों की खोज की, जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ, बताओ गाइस। वन ऑफ द मोस्ट हार्ड क्वेश्चन है बच्चों इस सीरीज़ का, क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है। और जोहान वोल्फगैंग दोस्तों डोबेराइनर, जोहान वोल्फगैंग डोबेराइनर ने बच्चों इसका विकास किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 का सी इज द राइट आंसर। आगे चलें भाई, क्वेश्चन नंबर 100 सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया। मुगल सराय रेलवे स्टेशन बच्चों कहाँ पर है, यूपी में है,
और इसका नाम दोस्तों रखा गया दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों जीके आप सभी की कंप्लीट करा दिया मैंने एक सेट की। ये दोस्तों दूसरा सेट है जिसमें पहले सेट में मैंने 25 क्वेश्चन कराए हैं, दूसरे सेट में 25 क्वेश्चन आज करा दिए हैं। ठीक है, आगे दोस्तों हम अगला सेट उठाएंगे 2000, ऐसे ही दोस्तों हम 2019, 22, 21, 20 के दोस्तों सारे ही पेपर कवर कर लेंगे। ठीक है, मैं दोस्तों जीके करा रहा हूँ। अगर दोस्तों अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा, आप सभी ने इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिया, सपोर्ट किया, तो दोस्तों रीजनिंग और मैथ भी आप सभी के स्टार्ट कर दिए जाएंगे, साथ ही के साथ ही प्रीवियस ईयर। और नोटिफिकेशन आने के बाद दोस्तों, नोटिफिकेशन आएगा 20 जुलाई को, तो नोटिफिकेशन आते बच्चों आप सभी की क्या स्टार्ट करा दी जाएंगी, फुल्ली क्लास स्टार्ट करा दी जाएंगी। तो रेडी रहो बच्चों क्लासेस के लिए भी, और इस बार की वैकेंसी में धमाकेदार परफॉर्मेंस करने के लिए। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब की बार दोस्तों CPO पार, बस यही आप सभी का लक्ष्य होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आप सभी को डिस्क्रिप्शन में, उसे जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि दोस्तों आप सभी को क्लासेस की अपडेट और पर्टिकुलर PDF वगैरह आप सभी को वहीं पर मिलेंगी भाई। ठीक है, तो धन्यवाद, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।